मिस यू। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बात की थी कि हम मैट्रिसेस चैप्टर की अभी तक 3.2 यानी कि 2 एक्सरसाइजें कंप्लीट कर चुके हैं। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि हम अगली एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन करेंगे, मतलब उसमें जो जो टॉपिक्स यूज़ होंगे या जो जो कॉन्सेप्ट्स यूज़ होंगे उन पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इंट्रोडक्टरी क्लास स्टार्ट करते हैं फॉर एक्सरसाइज 3.3 मैट्रिसेस। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है, या जो हमारा पहला इंट्रोडक्शन है, वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। कि हम अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर मैं समझाऊँ आपको कि कहा गया है कि इफ़ A इज इक्वल्स टू AIJ M क्रॉस N, कोई एक मैट्रिक्स है, बहुत नॉर्मल फॉर्म है, हम लोग शुरू से यही फॉर्म देखते चले आ रहे हैं। देन द ट्रांसपोज ऑफ A इज, याद रखिए कि जो मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर है वो है M क्रॉस N। तो आपसे पूछा गया है, आपसे आपसे बोला गया है कि जो ट्रांसपोज है किसी भी मैट्रिक्स का, सबसे पहले तो आपको नोटिफिकेशन पता होना चाहिए। किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का जो नोटिफिकेशन होता है वो होता है A डैश। यहीं पर एक और सिंबल होता है ट्रांसपोज का ही। अगर आपके सामने कभी भी A और उसके ऊपर अगर T लगा दिया जाए, T मीन्स ट्रांसपोज, तो उसका मतलब भी वही होता है कि आप ट्रांसपोज निकाल रहे हैं किसी मैट्रिक्स का। तो अगर डैश लगा है तो भी मतलब वही है, और अगर T लिखा है तब भी मतलब वही है कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। चेंज क्या आता है, यहाँ पर गौर से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है मैंने IJ और यहाँ पर लिखा है JI। मतलब पहली चीज ये होती है कि इसमें रो जो है वो कॉलम की जगह चला जाता है और जो कॉलम है वो रो की जगह, क्योंकि नॉर्मल में आई जो होता है वो रो होता है और जे जो होता है वो कॉलम होता है। मैं बहुत बार बता चुका हूँ। यहाँ पर मैंने जे यानी कि जो रो है वो कॉलम बना दिया है और जो कॉलम है वो रो बना दिया है, मतलब इंटरचेंज कर दिया है। तो ऑब्वियसली मैट्रिक्स के ऑर्डर पर भी चेंज होगा, क्योंकि यहाँ M क्रॉस N था तो M रो थी, लेकिन अब मैंने M यानी कि जो रो है उसको कॉलम बना दिया। तो इसका मतलब है कि अब ये M जो है वो कॉलम की जगह जाएगा। तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, कि जब भी आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो उसका जो ऑर्डर है वो रिवर्स हो जाता है। अगर सपोज किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है तो उसका ट्रांसपोज जब आप निकालोगे तो वो हो जाएगा 3 क्रॉस 2, क्योंकि 2 क्रॉस 3 अगर उसका ऑर्डर है तो ट्रांसपोज में उसका हो जाएगा 3 क्रॉस 2। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एग्जाम्पल्स के थ्रू अगर हम बात करें तो मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए ले रखे हैं उसी बात को क्लियर करने के लिए। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, A इज इक्वल्स टू, एक मैट्रिक्स लिया 2 क्रॉस 2 का, इनकी स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, A डैश निकाला। तो निकालते कैसे, जैसे इसका ये कॉलम है, ये कॉलम 1 3, तो मैंने क्या कहा था, कॉलम को रो बना दो। तो अगर आप इस कॉलम को देखोगे 1 3, कॉलम मतलब वर्टिकल होता है, इसको आप हॉरिजॉन्टल लिख दो। तो मैंने इसको क्या किया, हॉरिजॉन्टल लिख दिया 1 3। ऐसे ही दूसरा वाला जो कॉलम है 2 4, उसको भी क्या किया मैंने, हॉरिजॉन्टल लिख दिया 2 4। चूंकि इस बार स्क्वायर मैट्रिक्स था तो इसलिए अगर आप ऑर्डर चेंज भी करते हो तब भी 2 क्रॉस 2 का 2 क्रॉस 2 ही रह जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मैंने नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया, तो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया, इसका ऑर्डर कितना है 4 क्रॉस 3, क्योंकि इसमें 4 रो है 1 2 3 4 एंड 3 कॉलम्स 1 2 3। अब आप सेम उसी का ट्रांसपोज निकालने के लिए B डैश अगर आप निकालते हैं, मतलब B का ट्रांसपोज, तो आपको क्या करना है, ये कॉलम है 1 5 2 5, तो 1 5 2 5 आप रो बना दीजिए। ऐसे दूसरे कॉलम को दूसरी रो और ऐसे तीसरे कॉलम को तीसरी रो। अब आप इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखेंगे तो आपको साफ पता चल जाएगा कि यहाँ पर 3 रो है, तो इसीलिए 3 रो आ गए और फिर उसके बाद 4 कॉलम है, तो ऑर्डर 3 क्रॉस 4 हो गया। यहाँ पर था 4 क्रॉस 3, तो याद रखिए ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ या प्रॉपर्टीज की तरफ। प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रांसपोज, कि ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं या ट्रांसपोज मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि अगर आप A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर देते हैं, मतलब एक मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज करते हैं, तो दोबारा से सेम वही मैट्रिक्स आपको मिल जाता है। ऐसे ही दूसरी प्रॉपर्टी है कि KA, अगर कोई मैट्रिक्स है A और जहां पर K है कोई कांस्टेंट, याद रखिए K यहां पर कोई कांस्टेंट है या स्केलर है, अगर हम इसका डैश करते हैं तो जो स्केलर चीज है या जो कांस्टेंट क्वांटिटी है वो तो आपका K का K का ही छूट जाएगा, यानी कि उसके ऊपर डैश लगाने से कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन A के ऊपर डैश आ जाएगा। ये सारी प्रॉपर्टी, जो चारों प्रॉपर्टी यहाँ लिखी हैं, ये हम एक्सरसाइज में इन्हें प्रूफ भी करेंगे विद एग्जाम्पल्स। कोई एक एग्जाम्पल दिया होगा या कोई एक मैट्रिक्स A दिया होगा और उसके लिए हम ये सारी प्रॉपर्टीज प्रूव करेंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको याद रखनी है कि अगर हम डबल टाइम डैश करते हैं तो नॉर्मल अपना मैट्रिक्स आ जाता है। अगर कोई कांस्टेंट है किसी मैट्रिक्स के साथ, कांस्टेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता डैश करने पे, लेकिन A पे नॉर्मली डैश आ जाता है। ऐसे ही A प्लस बी का होल डैश सिंपल खुलता है A डैश प्लस B डैश। थोड़ा अगर ध्यान देने वाली बात है तो वो है हमारी फोर्थ में AB डैश।
अगर आप प्रोडक्ट में दो मैट्रिक्सेस लेते हैं, याद रखिए यहाँ ए और बी सारे के सारे मैट्रिसेस हैं, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो अगर ए और बी दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट किया जाता है और फिर उनका डैश किया जाता है तो वो इक्वल होता है बी डैश ए डैश, मतलब ऑर्डर चेंज हो गया, मतलब बी वाला पहले आएगा और ए वाला बाद में आएगा। तो थोड़ा जो ध्यान देने वाली होती है प्रॉपर्टी वो ये होती है। प्रूविंग हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चनों में इन सभी की प्रूविंग कर लेंगे। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, सिमेट्रिक मैट्रिसेस। यहां पर आपको देखने को मिलेगा सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में कि सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होते हैं। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आप डैश निकालना जानते हैं तो आप सिमेट्रिक मैट्रिसेस भी निकाल पाएंगे। जैसे यहां पर मैंने लिखा है एक शॉर्ट में कंडीशन कि अगर कोई भी मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक तब बोला जाएगा, या अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ द ट्रांसपोज ऑफ अ ए, यानी कि ए डैश जो है वो इक्वल होना चाहिए उसी मैट्रिक्स के। यानी कि अगर हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी निकाल दें तो भी उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए, जो उसकी इनिशियल वैल्यू थी या जो इनिशियल मैट्रिक्स था सेम वैसा ही अगर छूटता है तो आप समझ जाइए कि वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लेके आपको दिखाया है, मैंने एक 2 ऑर्डर का एग्जांपल लिया है, ए बी और बी ए। अगर आप इसका ट्रांसपोज भी निकाल दो, मतलब इस वर्टिकल रो को हॉरिजॉन्टल कर दो, ए बी, इसको भी हॉरिजॉन्टल कर दो और फिर इसे गौर से देखो, दोनों में कोई चेंज नहीं हुआ है, दोनों पहले के जैसे ही हैं, कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। इसका मतलब इसका ए डैश जो है वो अगेन ए के इक्वल आ गया है। तो उस समय जो ये ए मैट्रिक्स है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। एक चीज यहां ध्यान देने वाली बात और है, अगर हम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखें तो 2 क्रॉस 2 है, इसका देखें तो वो भी 2 क्रॉस 2 है। जब हम किसी सिमेट्रिक में हमसे बोला गया है कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर हम करते हैं तो वो चेंज नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ऑर्डर भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए तो वो केवल एक कंडीशन में चेंज नहीं होगा, अगर वो मैट्रिक्स स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में ही दोनों सेम होते हैं। तो अगर कोई पहले भी लिख जाता है और बाद में भी लिख जाता है तो ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर कोई नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है, जैसे ऑर्डर उसका कोई 3 क्रॉस 2 है, तो वो जरूर चेंज होकर 2 क्रॉस 3 हो जाएगा। या कुछ भी नॉन स्क्वायर में है, 1 क्रॉस 3 है, तो 1 क्रॉस 3 का भी चेंज होकर कितना हो जाएगा, 3 क्रॉस 1। तो एक ही केवल कंडीशन है जिसमें आपका ऑर्डर चेंज नहीं हो सकता है मैट्रिक्स का, और वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं होता है। तो एक बात यहां बहुत ही सोचने वाली बात है कि सिमेट्रिक मैट्रिसेस जो बनते हैं वो केवल स्क्वायर मैट्रिसेस के ही बन सकते हैं। नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस में सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर वो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो फिर उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। और सिमेट्रिक मैट्रिसेस कहती है कि ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वैसे का वैसा ही छूटना चाहिए। तो यहां से ये क्वेश्चन बन जाता है। अब चलते हैं हम अपने आगे क्वेश्चन के आगे इंट्रोडक्शन की तरफ कि और क्या क्या हमें चीजें इस चैप्टर में पढ़नी है। तो नेक्स्ट अब आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। एक सिमेट्रिक हो गया, अब एक स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, इसे भी अच्छे से देखिए। इसमें कहा गया है कि अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो उसका जो डैश होगा यानी कि ट्रांसपोज जो होगा वो इक्वल होगा -a के। यानी कि अगर हम इसका पहले से कंपैरिजन करें तो पहले जो था ए डैश वो ए के इक्वल था, लेकिन इस बार जो ए डैश है वो किसके इक्वल है, -a के। तो एक नेगेटिव आ जाएगा तो वो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। इसे मैंने थोड़ा और अच्छे से समझाने के लिए एक फॉर्म और लिखी है। जैसे अगर कोई मैट्रिक्स हमने ए माना है, ए डैश की अगर हम बात करते हैं, हमने ए अगर मान लिया, सपोज कोई एक मैट्रिक्स मान लिया हमने, ए इज इक्वल टू, नॉर्मली उसकी फॉर्म यही रहती है AIJ। क्लियर है। तो ए डैश जो होगा, मतलब ए डैश, तो ए डैश ऑब्वियसली ट्रांसपोज होता है। तो ट्रांसपोज में अभी मैंने डेफिनेशन बताई थी कि ऑर्डर चेंज हो जाता है, यानी कि ए डैश के लिए ये कंडीशन हो जाएगी AJI। वही मैंने यहां लिखी है इज इक्वल टू में कि ए डैश की जगह लिख दिया है AJI इज इक्वल टू माइनस, और ए की जगह वही आपका AIJ। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो हम यहाँ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल फिर से 2 क्रॉस 2 का ले लिया, 0 1 -1 0। अगर हम इसका ट्रांसपोज करें तो ये जो वर्टिकल कॉलम है ये रो बन जाएगा, यानी कि 0 -1 हमारी रो हो जाएगी, दूसरी रो हो जाएगी 1 0, तो ये 1 0। अब अगर आप इसमें देखेंगे, मैं इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लूं, इस मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन लेने का मतलब है अंदर के जितने भी एलिमेंट हैं उनके सबके सिंबल चेंज होंगे। तो 0 का सिंबल चेंज करने से कोई फायदा नहीं, ये -1 +1 हो जाएगा, ये +1 -1 हो जाएगा, और ये फिर से 0 का 0 छूट जाएगा। अब आप इस मैट्रिक्स को देखिए, ये मैट्रिक्स आपका ए ही मैट्रिक्स था जो हमने शुरुआत में ही लेट कर रखा था। इसका मतलब है इसकी जगह हम -a पुट कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए ए डैश इज इक्वल टू यहां पर प्रूव हो जाता है -a। तो इसका मतलब कंफर्म है कि जो हमारा मैट्रिक्स ए है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एक चीज यहां पर और, ज्यादातर क्वेश्चन इस पे पूछ लिया जाता है या प्रूव करा लिया जाता है सिंगल मार्क्स में। कहा गया है, अगर हम यहां देखें तो मैंने ऊपर ही वो कंडीशन आपको लिखी थी कि यहां पर हम AJI को -AIJ भी लिख सकते हैं। तो मैंने वही कंडीशन उठाई और यहां पर देखना मैंने क्या किया, पुटिंग i इज इक्वल टू j।
अगर मैं i इज इक्वल टू जे पुट कर दूं, मतलब दोनों सेम पुट कर दूं, तो कंडीशन क्या होगी, ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई। अगर हम दोनों को एक तरफ लेके आते हैं तो 2ai इज इक्वल टू 0, या यहां से हम कह सकते हैं कि aii इज इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि मैट्रिक्स के वो एलिमेंट जिनके लिए रो और कॉलम दोनों सेम होंगे, मतलब आई और जे दोनों सेम होंगे, उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 0, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। जैसे मैं बात यहां पर अच्छे से क्लियर करता हूं, मैंने ये मैट्रिक्स माना था और इसको प्रूव किया था कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसमें गौर से देखना, ये एलिमेंट कितना है, 0 0 0, और ये भी कितना है, 0। इस एलिमेंट को अगर मैं सिंबल में देखूं तो ये होता है हमारा 1 1 और ये होता है हमारा 2 2। बात समझ आई? मैंने अभी प्रूव किया कि ए आई आई इज इक्वल टू 0 होता है, मतलब रो और कॉलम अगर सेम है तो उसकी वैल्यू 0 होगी। जैसे आप यहां देखो, यहां रो भी 1 कॉलम भी 1, इसीलिए इसकी वैल्यू कितनी है, 0। रो भी 1 कॉलम भी 1, इसीलिए इसकी वैल्यू कितनी है, 0। जबकि ये अलग होता है, ये होता है 1 2, तो इसमें रो और कॉलम अलग है क्योंकि रो 1 है और कॉलम 2 है। ये होता है 2 1, यहां पर भी अलग अलग है, तो इनकी वैल्यू 0 नहीं है। लेकिन जो जिनमें रो और कॉलम सेम है, या हम एक तरीके से कह सकते हैं डायगोनल, क्योंकि डायगोनल पर ही वो एलिमेंट पढ़ते हैं जिनमें रो और कॉलम सेम होते हैं, चाहे वो 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो चाहे वो 3 ऑर्डर का। तो हम ये बात अच्छे से समझ सकते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो हमेशा 0 होता है। ये स्टेटमेंट निकलता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इस पर बेस्ड काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक यही प्रॉपर्टी फॉलो करता है कि जो डायगोनल एलिमेंट होंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको दे देगा और ये आपको खुद समझना होगा कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो 0 होंगे। क्लियर है? तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझनी है कि डायगोनल एलिमेंट जो होंगे वो सारे के सारे 0 होंगे। आगे बढ़ते हैं और हमें क्या इस एक्सरसाइज में पढ़ने को मिलेगा, तो उसके बारे में जानकारी लेते हैं। अब हमें कुछ थ्योरम यहां दे रखी हैं। जैसे हमारे पास एक थ्योरम है, बुक में आपको थ्योरम मिल जाएगी, क्योंकि मेरा पूरा प्रोसेस अभी जो है वो एनसीईआरटी के ऊपर ही है कि हम एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकें, कुछ भी टॉपिक उसका ना छूटे। तो इसलिए सारी की सारी चीजें जो है वो मैं एनसीईआरटी को ले रहा हूँ। एक बार एनसीईआरटी कवर कर लेंगे तो फिर हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, या थोड़े कॉम्पिटेटिव टाइप के क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं। तो हमारे पास एक थ्योरम दे रखी है बुक में, कहा गया है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्रूव दैट a plus a dash is a symmetric matrix and a minus a dash is a skew symmetric matrix। क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी मैट्रिक्स A है तो उसके लिए आपको प्रूफ करना है कि जो a plus a dash है वो सिमेट्रिक है, जबकि a minus a dash जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। आइए देखें, प्रूफ करते हैं, कैसे प्रूफ कर पाएंगे। अगर आप यहां पर गौर से देखें, अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ए सिमेट्रिक तब बोला जा सकता है जब उसका डैश निकालें और वो किसके इक्वल आ जाना चाहिए, ए के ही, तभी वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है। इस बार हमें ए को सिमेट्रिक नहीं प्रूव करना है, इस बार हमें प्रूव करना है कि जो ए प्लस ए डैश है वो सिमेट्रिक है। तो ऑब्वियसली अगर ए प्लस ए डैश को सिमेट्रिक प्रूव करना है तो ए प्लस ए डैश का डैश निकालो, और अगर वो इक्वल आ जाता है ए प्लस ए डैश के तो सिमेट्रिक हो जाएगा। तो मैंने वही स्टेटमेंट लिखा है कि a प्लस ए डैश का डैश, मैंने सबसे पहले उसी को पिक कर लिया। याद करिए, अभी मैंने एक प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई थी कि a प्लस बी का जो डैश होता है वो इक्वल होता है a डैश प्लस बी डैश के। वही प्रॉपर्टी मैंने लगा दी, a डैश मतलब a पर डैश, और फिर b डैश b की जगह है a डैश, तो उसकी जगह a डैश है तो उसका भी डैश। फिर मैंने एक और प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि अगर a डैश का भी डैश कर दिया जाए तो वो अगेन a ही आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया a प्लस ए डैश का डैश इज इक्वल टू a प्लस ए डैश। आप देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर ये कंडीशन प्रूव हो जाती है तो प्रूव हो जाता है हेंस प्रूव दैट a प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये यहां प्रूव हो जाता है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है कि a माइनस ए डैश जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। तो फिर से वही प्रोसेस है कि a माइनस ए डैश का भी डैश निकालेंगे, लेकिन इस बार वो खुद के इक्वल नहीं आएगा, उसमें एक नेगेटिव एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो वो देख लेते हैं कि नेगेटिव कैसे एक्स्ट्रा लगेगा। तो ये रहा हमारा हेंस प्रूव दैट। अब आप देखें, हमने दूसरी कंडीशन उठा ली a माइनस ए डैश का डैश। तो a माइनस ए डैश का डैश, नॉर्मल प्रॉपर्टी वैसे ही खोली कि सबसे पहले a डैश पर लग गया डैश और फिर माइनस और a डैश के भी डैश पर डैश। यहां पर तो वैसे का वही छूट गया, और डबल डैश अगर होता है तो नॉर्मल वो a बच जाता है। अगर हम इन दोनों से माइनस कॉमन ले लें तो a पहले आ जाएगा, a डैश बाद में चला जाएगा, और आप देख लीजिए a माइनस ए डैश का डैश इक्वल हो गया माइनस a माइनस
ए डैश, यानी कि इस मैट्रिक्स का जो डैश है वो उसके नेगेटिव के इक्वल है, और अगर ऐसा केस होता है तो वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाता है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी जो है वो थ्योरम्स है। हाँ, इन थ्योरमों से अब मैं कुछ कंक्लूजन आपको निकाल के दिखाता हूं कि इस थ्योरम से कंक्लूजन क्या निकलेगा। हमने यहां पर दो चीजें प्रूव करी हैं कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और अगर हम क्या करते हैं वो मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को ऐड करते हैं तो हमें एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलता है, और अगर उस मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलता है। याद रखिएगा, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के मैट्रिक्स को और उसके ट्रांसपोज को ऐड करोगे तो हमेशा सिमेट्रिक मिलेगा, और अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो स्क्यू सिमेट्रिक मिलेगा। अब मैं यहां से अगर कहूं, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, वी हैव ए इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। सिंप्लीफाई करिए इसको अगर आपको कोई डाउट हो। 1/2 कॉमन आ जाएगा तो a और a कितना हो जाएगा 2a, और डैश से डैश कैंसिल हो जाएगा, 2a से जो बाहर 1/2 है उसका 2 कट जाएगा, मतलब ये और ये दोनों एक ही चीजें हैं। इसका भी पूरा सिंप्लीफिकेशन जो है वो a है, और LHS में भी क्या है, a है, मतलब दोनों ही साइड इक्वल है, तो इसका मतलब है हम a को ऐसे लिख सकते हैं। अब इससे क्या कंक्लूजन निकला, यहां पर ये चीज क्या है, ये है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यों, a प्लस ए डैश हमने सिमेट्रिक प्रूव कर रखा है, और अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कोई स्केलर मल्टीप्लाई कर दो तो भी वो सिमेट्रिक ही रहता है। जैसे कोई मैट्रिक्स a है और वो कहा जाता है कि वो सिमेट्रिक है, तो उसमें अगर किसी कांस्टेंट k की भी मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तब भी जो k a बनेगा वो भी क्या होगा, सिमेट्रिक ही होगा। यानी कि कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करने से मैट्रिक्स की सिमेट्रिसिटी जो है वो चेंज नहीं होती है। तो ऐसे ही अगर हम यहां देखें, a प्लस ए डैश हमने अभी प्रूव किया है कि a प्लस ए डैश जो होता है वो सिमेट्रिक होता है, तो 1/2 a प्लस ए डैश जो होगा वो भी क्या होगा, सिमेट्रिक। और अगर हम यहां देखें तो यहां पर a माइनस ए डैश को हम स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव कर चुके हैं, तो 1/2 a माइनस ए डैश भी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। अब थ्योरम कैसे आती है या क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आपको आएगा कोई एक मैट्रिक्स आपको दे देगा एग्जाम में और कहेगा प्रूव दैट दिस कैन बी रिटन एज द सम ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर सम के रूप में लिख सकते हैं तो उस समय जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है वो होता है 1/2 a प्लस ए डैश, और जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है वो होता है हमेशा 1/2 a माइनस ए डैश। तो अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि हम अगर किसी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के सम के रूप में लिख सकते हैं तो बिल्कुल लिख सकते हैं। उस समय जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा वो होगा 1/2 a माइनस ए डैश, और जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा वो होगा 1/2 a प्लस ए डैश। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे, वहां पर हम इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। इस बात को ध्यान रखना, आगे मैं इसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन दूंगा जब भी ये यूज होगा। तो ये था हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन फॉर द एक्सरसाइज 3.3। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चनों के लिए, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है तो हम कुछ क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो सभी के पास, आप लोगों के पास बुकें होनी चाहिए। एक्सरसाइज 3.3 अगर आपके पास बुकें हैं तो आप बुक निकाल लीजिए एक्सरसाइज 3.3 और क्वेश्चनों को धीरे से कंप्लीट करते हैं जितने भी कर सकते हैं। अगर आप देखें तो हमारी एक्सरसाइज ये है 3.3, कहा गया है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपको जो भी मैट्रिसेस दे रखे हैं इनके ट्रांसपोज निकालने हैं। अभी हमने इंट्रोडक्शन में ट्रांसपोज के बारे में पढ़ा है कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको ट्रांसपोज निकालना हो तो आप क्या करिए, उसमें जो कॉलम है उसको रो बना दीजिए। तो अगर हम पहले पार्ट को देखें तो ये कॉलम है 5 1/2 -1। अगर 5 1/2 -1 कॉलम है तो अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालना चाहेंगे तो इसको एक हॉरिजॉन्टल रो बना देंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको सोल्यूशन दिखाऊं तो सोल्यूशन बिल्कुल क्लियर है। ये रहा आपके पास एक मैट्रिक्स A जो कि था 5 1/2 -1, और मैंने क्या किया, इसका ट्रांसपोज निकाला, मतलब A डैश। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने जो कॉलम है उसको टोटली रो बना दिया है। पहले का ऑर्डर आप देखेंगे तो इसका है ऑर्डर 3 क्रॉस 1, क्योंकि इसमें 3 रो हैं एक कॉलम, जबकि ट्रांसपोज के बाद जो ऑर्डर बना है वो है 1 क्रॉस 3। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत आसानी से आप इसे कंप्लीट कर पाएंगे। ऐसे ही जो बाकी के 2 पार्ट हैं, मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए आप लोगों को, कि केवल रो को कॉलम बनाना है और कॉलम को रो। तो अगर आप इस वर्टिकल, आपका काम सीधा ये है कि जो भी उसमें वर्टिकल है उसको बस हॉरिजॉन्टल कर देना है। अगर वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल कर देना है, ऑटोमेटिकली वो एक ट्रांसपोज निकल जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि इफ ए एंड बी, आपको दो मैट्रिसेस दे रखे हैं तो आपको दो पार्ट सॉल्व करने हैं। पहला पार्ट प्रूव करना है कि जो ए प्लस बी का डैश होगा या होल डैश होगा वो होगा ए डैश प्लस बी डैश। याद करिए अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि इसको हम क्वेश्चनों में प्रूव करेंगे और यही प्रॉपर्टी थी वो ट्रांसपोज की। तो एक हमें न्यूमेरिकल दे दिया गया है और ये प्रॉपर्टी अब हमें प्रूव करनी है। तो देख लेते हैं, एक बार प्रूव कर लेते हैं। एक प्रॉपर्टी आपको प्लस में दे रखी है, एक माइनस में, तो हम प्लस वाली करेंगे, माइनस वाली आप ऑटोमेटिकली कर पाएंगे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। मैंने ए और बी और जो भी प्रॉपर्टी हमें प्रूव करनी है वो हमने लिख ली। प्रॉपर्टी में सबसे पहले हमें ए प्लस बी का होल डैश निकालना है। तो ए प्लस बी का होल डैश मतलब ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो पहले ए प्लस बी तो निकाल लें। तो ए प्लस बी निकालने के लिए आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। एडिंग आप बहुत पहले से सीखते चले आए हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर दीजिए। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर दिए, -1 -4 -5 हो गया, ऐसे ही 2 1 3 हो गया, 3 और -5 -2 हो गया। आप ऐड कर पाएंगे तो हमें ए प्लस बी मिल गया। अब हमें क्या करना है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है कि जो भी चीज वर्टिकल है उसको हॉरिजॉन्टल कर देना है। -5 6 -1, ये जो वर्टिकल है इसको मैंने क्या किया, -5 6 -1 हॉरिजॉन्टल कर दिया। ऐसे दूसरे कॉलम को भी रो बना दिया और तीसरे कॉलम को भी रो बना दिया। हमारा ए प्लस बी का होल डैश आ गया। अब आरएचएस में हमें चाहिए ए डैश प्लस बी डैश। तो हमने क्या किया, यहां से ए डैश निकाला। ए डैश कैसे निकलेगा, ए का ट्रांसपोज। तो ये रहा ए को ट्रांसपोज कर दो, मतलब इसके जो भी कॉलम है उनको रो बना दो। तो वही मैंने किया, इसका जो कॉलम है वो रो बना दिया। ऐसे ही बी में भी हमने क्या किया, बी हमें दे रखा है, बी का ट्रांसपोज निकालने के लिए कॉलम को रो बना दिया। अब दोनों को ऐड करना है तो दोनों को ऐड कर दिया। ऐड वही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। तो -1 -4 -5 5 और 1 6, ऐसे ही -2 और -2 और 1 -1 दोनों ऐड कर लिए। अब आप देख लीजिए दोनों तरफ, ये है ए प्लस बी का होल डैश, ये रहा मैट्रिक्स, ये है ए डैश प्लस बी डैश, ये रहा मैट्रिक्स। आप देख लीजिए दोनों इक्वल हैं। अगर दोनों इक्वल हैं तो ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाती है कि ए प्लस बी का होल डैश इक्वल होता है ए डैश प्लस बी डैश। ऐसे ही इसका सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में सिर्फ क्या कर दिया गया है, जहां पर प्लस है वहां पर माइनस। तो कोई बात नहीं, जहां पर हमने एडिंग की है वहां पर सब्ट्रैक्शन कर देंगे। सब्ट्रैक्शन भी एडिंग के जैसा ही होता है। जैसे एडिंग में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं, वैसे ही सब्ट्रैक्शन में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होते हैं। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कराया गया है, आइए एक बार वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 2 दोनों सेम है। अगर आप गौर से देखेंगे, 3 में भी वही कंडीशन प्रूव कराई गई थी कि ए प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, और ऐसे ही आपका 2 में भी था। तो अगर आप 2 कर पाएंगे तो आप 3 भी कर पाएंगे। वही डैश निकालिए, ऐड करिए, ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। अगर हम 4 की बात करें तो 4 में भी कोई नया काम नहीं है। आपको ए डैश दे रखा है, बी दे रखा है, आपको क्या निकालना है, ए प्लस 2b का डैश, ए प्लस 2b का डैश। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि किस तरीके से किया जाएगा, तो ए प्लस 2b का डैश मतलब ये हो गया ए प्लस 2b का डैश। प्रॉपर्टी क्या है कि अगर दो चीजें सम में है तो आप क्या करिए, ए पर डैश अलग लगाइए प्लस बी पर डैश अलग लगाइए। फिर मैंने बताया था एक प्रॉपर्टी कि अगर किसी मैट्रिक्स के साथ कोई कांस्टेंट है या कोई स्केलर है तो स्केलर पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मैट्रिक्स है वो वैसे का वैसा ही छूट जाएगा। इसका मतलब है आपको अब ए डैश चाहिए और बी डैश चाहिए वैल्यू पुट करने के लिए। आइए देखें, आपको ए डैश क्वेश्चन में दे रखा है, ये रहा। बी आपको दे रखा है क्वेश्चन में, आप इसका डैश निकाल लेंगे, मतलब कॉलम को रो बना के आप इसका डैश निकाल लेंगे। दोनों की वैल्यू यहां पुट करेंगे और जैसे ही दोनों की वैल्यू यहां पुट करेंगे उसमें 2 की मल्टीप्लाई करके आप सम करके आंसर निकाल पाएंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा गया है, फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी वेरीफाई दैट ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। देख लीजिए फिर से वो आइडेंटिटी जो मल्टीप्लीकेशन वाली थी, मैंने कहा था मल्टीप्लीकेशन वाली आइडेंटिटी भी हम लोग प्रूव करेंगे। तो ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। आइए देखें, एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं। ये मल्टीप्लीकेशन पर बेस्ड है, एडिशन के रिस्पेक्ट में तो 2 क्वेश्चन हो ही गए, अब मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन, ए बी मल्टीप्लाई जो है वो मैट्रिक्स की आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर मैंने देखा है इतने सालों में पढ़ाने के बाद कि ज्यादातर जो गलतियां होती हैं मैट्रिसेस में स्टूडेंट्स से, वो होती हैं मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करना है, या फिर होपलेस हो जाते हैं, जल्दबाजी के चक्कर में, ओवर कॉन्फिडेंस में वो कैलकुलेशन गलत कर देते हैं और जहां पर गलती होती है फिर वहां से पूरा क्वेश्चन गलत होता है। तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन को बड़े ध्यान से करना होता है। जैसे ये है ए बी, तो अगर आप ए की बात करें तो एक ए जो मैट्रिक्स है इसका अगर हम ऑर्डर लिखें तो इसमें 3 रो है, कॉलम 1 है। बी की बात करें, 1 रो है, कॉलम 3 है। बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। मल्टीप्लिकेशन के लिए जरूरी है कि दूसरे मैट्रिक्स में जितने कॉलम है वो पहले मैट्रिक्स के रो के इक्वल हों। बिल्कुल है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। तो मैंने बताया था जब हम
ऐसी कंडीशन बन जाती है तो जो हमारा मैट्रिक्स ए बी होगा उसका ऑर्डर होगा इसका पहले एलिमेंट और इसका लास्ट एलिमेंट, मतलब 3x3। हम इस पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी कर चुके हैं। तो 3x3 का एक मैट्रिक्स बनेगा। कैसे बनेगा? 1 की करोगे -1 में तो -1 आएगा। फिर आप क्या करते हो, रो में आगे बढ़ते हो जबकि रो यहां है ही नहीं, और कॉलम में नीचे बढ़ते हो जबकि यहां कॉलम भी नहीं है, मतलब एक ही बार मल्टीप्लीकेशन होकर वही एलिमेंट खत्म हो जाएगा। फिर हम दूसरे की करेंगे यहां, फिर हम आगे बढ़ने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, ना आगे बढ़ने के लिए ना नीचे जाने के लिए, मतलब एक ही एक बार होके मल्टीप्लीकेशन वहीं खत्म हो जाएगी। ऐसे ही 3 की -1 में करोगे तो -3। तो पहले तीनों की हमने पहले में कर रखी है, कॉलम यही माना जाएगा हमारा पहला, और ऐसे ही फिर हम दूसरे में करेंगे और ऐसे ही इन तीनों की करेंगे तीसरे में। तो हमें एक मैट्रिक्स मिल जाएगा ए बी। प्रूफ में हमें ए बी डैश निकलवाया गया है तो कोई बात नहीं, जब हमारा ए बी आ गया है तो हम ए बी डैश भी निकाल पाएंगे। इसको रो को कॉलम में, कॉलम को रो में आप चेंज कर दीजिए। उसके बाद प्रूव कराया है बी डैश और ए डैश, यानी कि ए बी डैश जो है वो इक्वल होना चाहिए बी डैश और ए डैश के। कोई बात नहीं, ये रहा हमारा बी, जो भी हमारा बी था ये बी था, लेकिन इसको हम डैश के रूप में लिखते हैं, मतलब कॉलम को रो और कॉलम रो को कॉलम, मतलब जो रो है इसको हम कॉलम बना देंगे। ऐसे ही ए डैश, ये जो कॉलम है इसको हम क्या बना देंगे, रो। बहुत आसान है। और अब इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करनी है। मल्टीप्लीकेशन करने के लिए फिर से कॉलम और रो बराबर है, इसका मतलब फिर से 3x3 का एक मैट्रिक्स बनेगा, और बिल्कुल 3x3 का ही एक मैट्रिक्स है। और मल्टीप्लाई फिर से वैसे ही होगी, -1 की 1 में, 2 की 1 में, फिर 1 की 1 में, -1 की -4 में, 2 की -4 में, 1 की -4 में। इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन आप कर सकते हैं। एंड लुक एट दोज मैट्रिसेस, आप दोनों को देखेंगे दोनों इक्वल है, सेम, यानी कि जो ए बी डैश की वैल्यू है वही वैल्यू है बी डैश और ए डैश की। तो ये आइडेंटिटी भी आपकी प्रूफ हो जाती है। तो इस तरीके से आपको वो जितनी भी आइडेंटिटीज आपने पढ़ी हैं वो मोस्टली सभी प्रूव हो गई हैं। एक बचती है ए डैश का भी डैश, वो आप आराम से, मैं भी आपको आगे प्रूव करा दूंगा उस प्रॉपर्टी को भी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 में आपसे कहा गया है कि इफ ए इज इक्वल्स टू, आपके सामने जो भी मैट्रिक्स दिया गया है तो आपको वेरीफाई करना है ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई, फर्स्ट पार्ट में। और सेकंड पार्ट भी सिमिलर फर्स्ट जैसा ही है, उसमें कोई नयापन नहीं है, वो भी फर्स्ट जैसा है। तो मैं एक पार्ट करा देता हूं, पार्ट नंबर जो भी आपको है 6 का अगर हम देखें तो एक पार्ट मैं आपको यहाँ करा देता हूं, दूसरा आप आराम से कर पाएंगे। ये रहा हमारा ए, जो भी क्वेश्चन में दिया था। ए डैश, सबसे पहले हमें ए डैश निकालना है क्योंकि हमें प्रूव करना है ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो डैश तो चाहिए, डैश का मतलब ट्रांसपोज, ट्रांसपोज आप इजीली निकाल सकते हो, रो को कॉलम, कॉलम को रो, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो। प्रोडक्ट करना फिर से वही, कॉस की कॉस के साथ तो कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन की साइन के साथ तो साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। मल्टीप्लीकेशन आप लोगों को अच्छे से आनी चाहिए, साइन अल्फा की करोगे कॉस अल्फा में और कॉस अल्फा की करोगे माइनस साइन अल्फा में। मल्टीप्लीकेशन आपके सामने है। मल्टीप्लीकेशन देखने के बाद आप जानते हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, जो कि 1 होगा। यहां पर ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि ये भी कॉस अल्फा साइन अल्फा है और ये भी कॉस अल्फा साइन अल्फा है और नेगेटिव में लिखे हैं। ऐसे ये भी दोनों कट जाएंगे तो ये दोनों 0 हो जाएंगे और ये 1। अगर आपने ये फॉर्म देखी है तो ये मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है तो प्रूव हो गया, ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, तो इसलिए हम 6 क्वेश्चन तक ही रखेंगे। हम इसका सेकेंड पार्ट प्रिपेयर करेंगे जिसमें हम 6 से आगे के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। कोई भी डाउट आप लोगों को होता है तो आप, चाहे भले वो एनसीईआरटी के रिगार्डिंग हो या कहीं भी मैथमेटिक्स का डाउट होना चाहिए, आप डाउट मुझसे कमेंट करिए हमारे कमेंट बॉक्स में। मैं उसको जितना भी मुझे टाइम मिलेगा मैं उसको पर्सनली रिप्लाई करने के बारे में सोचूंगा या करूंगा। इनफैक्ट जितना भी टाइम होगा, अगर हो सकता है डिले हो जाए कभी, क्योंकि मैं स्कूल में रहता हूँ तो हो सकता है उस समय मैं बिजी हूँ और मैं रिप्लाई ना कर पाऊँ। तो इसलिए आप डाउट्स हमेशा भेजिए, जितने भी आपके पास डाउट्स आ पाते हैं तो उतने डाउट्स आप हमेशा मुझे भेजिए। तो ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और हाँ, जो लोग, अगर आपकी नॉलेज में कोई भी ऐसा है जो स्टडी कंप्लीट करना चाहते हैं, क्योंकि हम इसी तरीके से पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, तो आप उसको चैनल के बारे में इन्फॉर्म करिए। तो हम आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम इस एक्सरसाइज के पार्ट को कंप्लीट करेंगे। ओके।